हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, चैप्टर नंबर 8 का है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड्स के लिए आप ना निकाल पाएं और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाला। सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इसको ध्यान से पढ़िए और अपनी नॉलेज को और लर्निंग को इनहेंस कीजिए। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ बातें और, इसके साथ साथ कुछ और वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जिससे आप इसके पहले के पार्ट और वीडियोस को भी देख सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब हम लोग करने वाले हैं। और ये देखिए, आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज मैंने बना दी है, लाइब्रेरी, ऑल वीडियो लाइब्रेरी। कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए वन शॉट देख रहे हैं, आपको लगता है पीवाईक्यूज भी चाहिए आपको, और मैंने बना रखे हैं लेकिन आपको पता नहीं चलते। तो मैंने क्या किया, एक ही जगह पर सारे वीडियो के लिंक इकट्ठा कर दिए हैं। इसको मैंने दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी का नाम एट वन प्लेस। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए वन शॉट वीडियो आपको दिखाई पड़ रहा है, पीवाईक्यूज हैं, ये डेरिवेशंस हैं, इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्योर गोल्ड सीरीज, और भी स्क्रॉल करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। और ये जो लिंक है, इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका चालू हो जाएगा, और साथ में जो आने वाले वीडियो हैं वहां पे कमिंग सून लिखा है। अब ये जो ऑल वीडियो लाइब्रेरी है, ये आपको दिखेगी कहां? तो इसके लिए दो तरीके हैं आपको देखने के लिए, मैंने समझाने के लिए यहां पर फोटो भी लगाई है। एक तो अरविंद एकेडमी के होम पेज पे आपको लिंक दिखेगा। देखिए, ये होम पेज खोलेंगे, यहां पर ये लिंक दिखेगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये जितने भी लिंक मैंने लगाए होंगे वो खुल जाएंगे। पहले वाले लिंक को अगर आप क्लिक कर देंगे और वीडियो लेक्चर्स, तो आपको ये शीट, मतलब ये लाइब्रेरी दिखनी शुरू हो जाएगी। और मैंने दूसरा, एक तो हो गया होम पेज पे, दूसरा मैंने इसको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करके आप पूरी वीडियो लाइब्रेरी देख सकते हैं। इससे आपको जो फायदा होगा, क्या होगा, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होगी आपकी, और इजी एक्सेस होगा। जो आप देखना चाहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से वो झट से देख सकते हैं, और कहीं आपको सेव नहीं करना, दिमाग नहीं लड़ाना। कहीं वीडियो देखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहते हैं भाई वो लिंक कहां है, होम पेज पे गए, क्लिक किया और पकड़ लिया आपने। तो यहां पर सारे ऑल वीडियो लेक्चर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सारी लेक्चर्स को जो आपके लिए रेलेवेंट है देख सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। ये बताना बहुत जरूरी था। कुछ बच्चों को लगता है कि उनको भाई इसके नोट्स भी मिल जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका भी लिंक आपको ऑल वीडियो लाइब्रेरी में देखिए मिल जाएगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये पूरा मैंने इंसाइक्लोपीडिया बना दिया है। यहां पर देखिए, ये ज्वाइन, ये है ना ज्वाइन फ्री अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, इसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे आप। तो सारे लिंक मैंने एक जगह आपको दे दिए हैं, जैसे कि तकलीफ आपको ना हो। खैर, वहां मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, मैंने प्योर गोल्ड सीरीज बना रखी है, और ये मैं चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा हूं जो आप देख रहे हैं। इसके टोटल 2 पार्ट हैं, और 2 पार्ट में टोटल समय आपका जो खर्चा होगा वो 3 घंटे से भी कम का समय खर्चा होने वाला है। और इसके अंदर आप सभी कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन, मैनी न्यूमेरिकल्स, ये सब आप देख सकते हैं। और इसका भी लिंक, वो जो लाइब्रेरी है प्योर गोल्ड सीरीज के नाम से है, आप क्लिक करके वहां देख सकते हैं। सुपर डुपर हिट सीरीज है, आपने जो पढ़ाई की है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा इसमें पाएंगे और सरल पाएंगे। खैर, अब कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि उनको भाई डाउट रहते हैं कि सर पढ़ तो बहुत रहे हैं, डाउट हैं, तो अरविंद एकेडमी ऐप को शाम को यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं। जो बच्चे अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप में आकर कि ये डेरिवेशन में ये कैसे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, सारी बातें सीख सकते हैं। तो इसमें आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए है अरविंद एकेडमी का द्रोणा बैच, द्रोणा फिजिक्स, और ये रहा द्रोणा मैथमेटिक्स। इसको आप क्लिक कर ले। ये कहां मिलेगा, आप क्लिक करके, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर स्टोर सेक्शन में जाकर आप द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है।
तो बेटा शुरू करते हैं अपना वन शॉट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ये वीडियो आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेगा, काफी ज्यादा आपको चीजें मुहैया करा देगा। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें तीन खंड में 3 पार्ट में इस चैप्टर को समझा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आई पिक्चर में, इस चैप्टर में क्यों है, इससे क्या फायदा होता है अभी मैं बताता हूं आपको। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये 3 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है। एक एक करके इन तीनों पार्ट की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन क्या है कि अर्स्टर्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार जो 1820 में उन्होंने किया था, उन्होंने ये बताया था कि साहब जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। ये उन्होंने दिखाया था अपने एक्सपेरिमेंट में अर्स्टर्ड साहब का। उसके बाद फैराडे साहब ने उसके करीबन 10 साल बाद ये भी प्रूव किया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां पढ़ा था, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है। अब सवाल ये उठा कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? बात समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है अर्स्टर्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन क्या बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? ये बड़ा तगड़ा आर्ग्यू किया गया, और ये आर्ग्यू किया मैक्सवेल साहब ने, और बाद में उन्होंने ये चीज निकल के आई कि जी हां ये सही है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब इस बात को सत्यापित करने के लिए, सत्य बताने के लिए, सही साबित करने के लिए कई मामले उठे। उस मामले की शुरुआत होती है आपकी इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ से। क्या है इसकी भूमिका, मैं बताता हूं। देखिए पहले उन्होंने ये बोला कि जो एम्पियर्स, अभी मैं बताऊंगा एम्पियर्स लॉ क्या होता है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी मतलब उस लॉ को एक ही चीज के लिए एक तरह से लगाओ तो कुछ और रिजल्ट, और उसी चीज के लिए दूसरी तरह से लगाओ तो दूसरा रिजल्ट। ये इनकंसिस्टेंसी है कि एक ही रूल 2 रिजल्ट दे रहा है एक ही चीज को निकालने के लिए। इस बात को दूर करने के लिए, जब इनकंसिस्टेंसी मैक्सवेल साहब ने साबित कर दी, इसको दूर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा वो लेके आए। डिस्प्लेसमेंट करंट का जब वो फंडा लेके आए तो इनकंसिस्टेंसी एम्पियर्स लॉ में दूर हो गई। उससे एक चीज और निकली कि जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मामला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मिल गए, सिमेट्री हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बदौलत उन्होंने 4 मैक्सवेल की इक्वेशन इकट्ठा कर ली। उन 4 मैक्सवेल इक्वेशन को के बेसिस पर उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया थ्योरेटिकल कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। देखिए शुरुआत कहां से हुई है, इनकंसिस्टेंसी फिर डिस्प्लेसमेंट कर अब पहुंच गया उन्होंने कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल किया, कोई उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। फिर 1885 में हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेबोरेटरी में ये दिखाया कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं छोटी वेवलेंथ की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनके कुछ सालों बाद मार्कोनी साहब आए, उन्होंने लंबी वेवलेंथ की वेव्स बना दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आज के कम्युनिकेशन सिस्टम का आधार है। हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, वायरलेस सिस्टम यूज करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए जो बहुत दूरी तक चल सकें। यह मार्कोनी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना दी। फिर आगे डेवलपमेंट होता रहा। तो ये पूरी कहानी है इस चैप्टर की। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ, और उसका निवारण सॉल्यूशन जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में आया। आप पूरी कहानी स्टोरी समझ गए होंगे। तुरंत आपको लेके चलता हूं अब मैं यह दिखाने के लिए कि एम्पियर्स लॉ कैसे इनकंसिस्टेंट रहा। तो देखिए आपको यह समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक, पहले मैं एम्पियर्स लॉ आपको याद दिला दूं वरना आप यहीं पर दिक्कत में आ जाएंगे। एम्पियर्स लॉ क्या बोलता था कि अगर हम एक क्लोज्ड लूप ले लें, कोई भी क्लोज्ड लूप, ध्यान रखिएगा ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड लूप। तो क्लोज्ड लूप का अगर मैं लाइन इंटीग्रल करूं मैग्नेटिक फील्ड का, B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द क्लोज्ड लूप, तो ये वैल्यू बराबर होती है म्यू नॉट टाइम्स आई। आई क्या है,
इस क्लोज लूप के एरिया को भेदने या पेनिट्रेट करने वाली करंट। ध्यान रखिएगा यहां वर्ड एरिया यूज कर रहा हूं। ये मान लीजिए यहां से एक वायर जा रहा है आई करंट लेके, तो ये कहानी होगी। ये थी एम्पियर्स लॉ। उम्मीद है आपको ये एम्पियर्स लॉ मालूम होगा, लेकिन एक दिक्कत हो सकती है कि एरिया के बारे में आपने ना सोचा हो। ये जो एरिया है ना, अभी तो फ्लैट बनाया है, ये लूप अगर है, मैं समझाना चाहूंगा इसे, अगर ये लूप है बेटा तो ये फ्लैट एरिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। एम्पियर साहब ने केवल ये बताया कि इसके एरिया को, इसका एरिया कैसा ले सकते हो, बैग नुमा भी, झोला, इसकी ओपनिंग ये है और पीछे झोला लगा दो, ऐसे टिफिन बॉक्स लगा दो, कैसा भी शेप ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको वो एरिया भेदना चाहिए। मेरी बात को समझने के लिए एक अलग सी पिक्चर बना रहा हूं कि ओपनिंग तो मैंने यही रखी और पीछे मैंने इस तरह का टिफिन बॉक्स या मटका टाइप बना दिया। फिगर अच्छी नहीं है, ये बना दिया। आप समझ पाए होंगे। तो जब तक कोई करंट इसको भेद कर बाहर नहीं निकलेगी ऊपर या नीचे, तब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये आई यहां लेना है। तो आई क्या बोल रहा है, जो क्लोज लूप लिया है, जो ओपनिंग, उसके एरिया से ये करंट पेनिट्रेट करनी चाहिए, ये वाली आई नेट। बात समझ में आ गई आपको? ये अगर फ्लैट एरिया लिया है तो इसी को क्रॉस करने वाली आई, और अगर आपने इस तरह का झोला, टिफिन बॉक्स, मटका, पॉट ले लिया है तो उसके एरिया को जब तक पेनिट्रेट नहीं करेगा तब तक यहां के पेनिट्रेशन को नहीं मानेंगे। इसके अंदर घुस के इसको छेद के बाहर निकल जाए तब वो आई कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई? ये एम्पियर्स लॉ था। अब एम्पियर्स लॉ की इनकंसिस्टेंसी देखिए। एक कैपेसिटर लेते हैं जिसको आप चार्ज कर रहे हैं, ठीक, और अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे इस जगह के लिए एम्पियर्स लॉ। मान लीजिए इस पॉइंट P पर आप एम्पियर लॉ निकालना चाहते हैं। ये लूप ले लिया, इसके सेंटर से ये जा रहा है, इसमें करंट, शुरुआती जो करंट है वो I है। बढ़िया। अब यहां P के लिए मान लो कोई P है। अब यहां पर एम्पियर्स लॉ आपने लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं एम्पियर्स लॉ के अनुसार, B डॉट dl, ये इसका रेडियस ले लीजिए R, dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट जो जा रही है यहां से देखिए इसको पेनिट्रेट, ये एरिया लिया फ्लैट एरिया अभी, तो इसको क्रॉस करने वाली करंट कितनी है, I। तो आपने इसको जब इंटीग्रेट किया तो ये लिख देंगे आप B इंटू dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, B बाहर इंटू 2 पाई R, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, म्यू नॉट इंटू I। तो B की वैल्यू बेटा क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या निकला बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट P। ये क्या हम शो करने वाले हैं, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ। अब इसी कैपेसिटर को हम एम्पियर्स लॉ फिर से लगाएंगे, लेकिन अब लगाने का तरीका थोड़ा सा फर्क करने वाले हैं। ये देखिए फिर से एम्पियर्स लॉ ले लिया, मतलब ये सिस्टम ले लिया हम। यहीं पर इस पॉइंट P पर सेम ओपनिंग भी बराबर है, मतलब ये RE है, सेम जगह ओपनिंग, और करंट मान लीजिए I यहां से जा रही है। अब हमने इसका जो एरिया लिया ना, वो ऐसा लिया मटके नुमा या टिफिन बॉक्स नुमा, कैसा भी ले सकते हैं आप, जिसकी ओपनिंग तो ये है, लेकिन वो कैसे जा रहा है, ऐसे, इसको इनगल्फ किए हुए। ये जो प्लेट है वो प्लेट इसके अंदर है। मटका ले लीजिए, पानी पीने वाला मटका देखा होगा आपने, तो मटके की ओपनिंग ऐसे हो गई और मटके के अंदर ये प्लेट है। अब इन्होंने कहा कि अब हम लगाएंगे एम्पियर्स लॉ, तो अब इन्होंने एम्पियर लॉ लगाने की कोशिश की, लगाया B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, और करंट कितनी पास हो रही है, जब इस एरिया को भेद कर निकलेगी तभी तो करंट आप लोगे। इस एरिया को नहीं ले रहे हैं, यहां इस वाले एरिया को लिया है। देख रहे हो ना, मटके का जो पीछे वाला हिस्सा है वहां से यहां पर कोई करंट नहीं जा रही है, तो देयर इज नो करंट, I इज इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो? तो यहां पर B और ये रहा dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, तो B इंटू 2 पाई R बराबर 0, तो B बराबर 0। अब इन्होंने कहा भाई मैं दोनों ही केस में एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूं, लेकिन एक जगह तो रिजल्ट आ रहा है ये,
उसी पॉइंट पी पर, और उसी पॉइंट पी पर मैं एम्पियर्स लॉ फिर से लगा रहा हूं दूसरी तरीके से, तो रिजल्ट आ रहा है अलग अलग। तो ये दोनों रिजल्ट डिफरेंट हैं, रिजल्ट आर डिफरेंट। इससे उन्होंने कहा कि भाई जो है ये जो एम्पियर्स लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है, एम्पियर्स लॉ इज इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई ना? इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब कि एम्पियर्स लॉ एक तरीके से लगाया तो कुछ और रिजल्ट आया, और एम्पियर्स लॉ दूसरे तरीके से लगाया तो कुछ और रिजल्ट लगाया, और दोनों में सही तरीका लगाया जो एम्पियर साहब बता गए। अब ये मामला बड़ा टेढ़ा हो गया कि भाई साहब ये इनकंसिस्टेंसी है, तो इस लॉ में कोई ना कोई कमी है, कहीं कुछ चूक हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहला कदम था मैक्सवेल का, जिन्होंने आर्ग्यू किया कि भैया ये एम्पियर्स लॉ में इनकंसिस्टेंसी है। अब उन्होंने क्या किया इसके बाद, इस कंसिस्टेंसी को, भाई कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैंने हेडिंग डाली तो दिखाऊं, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने कहा जरा इस वाले सिस्टम को हम ध्यान से देखते हैं। यहां पे देखिए ये कैपेसिटर चार्ज कर रहे थे, और इस कैपेसिटर में उन्होंने कहा जो हम स्ट्रक्चर लेके चले थे, ये मान लीजिए पॉट नुमा स्ट्रक्चर था, ये यहां से कोई चीज जब हम इसको चार्ज कर रहे थे, जब चार्ज कर रहे थे तो करंट बढ़ रही थी। जब करंट बढ़ रही थी तो यहां पर जहां पर करंट नहीं पास हो रही है वहां पर क्या कोई चीज इस पॉट के एरिया को पेनिट्रेट तो नहीं कर रही है? भाई कुछ यहां हो तो नहीं रहा है जो हम देख नहीं रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग बट वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट। तो उन्होंने कहा अरे भाई एक चीज तो हम छूट ही गई। क्या छूट गई कि जब इसको आप चार्ज कर रहे थे कैपेसिटर को, तो यहां कैपेसिटर पे प्लस चार्ज बढ़ रहा था और यहां माइनस चार्ज भी बढ़ रहा था। भाई चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी प्लस से माइनस की तरफ, आपको मालूम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को भेद रही थी। तो इस चीज को इग्नोर कर रहे थे अभी तक जो कुछ डेवलपमेंट हुआ था उसके अनुसार। इन्होंने कहा भाई इस वाले एरिया को ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो भेद रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भेद रही है मतलब क्या है? फ्लक्स इसको भेद रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां बदल रहा है। तो इस बात को तो कंसीडर ही नहीं किया इन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई इस बात को कंसीडर करने की आवश्यकता है। तो देखिए कंसीडरेशन कैसे किया। यहां पर बात हम लोग करते हैं फ्लक्स की। इस कैपेसिटर के बीच में ये लिखा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है E इंटू ए ले लेते हैं यहां पे, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर्स क्या होता है आप ये जानते हैं, यहां एक बार याद दिला देता हूं। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है। सिग्मा की वैल्यू होती है टोटल चार्ज ऑन प्लेट पर यूनिट एरिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बिटवीन दी कैपेसिटर प्लेट्स। अब इस वैल्यू को यहां रख दो बेटा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये ए से ए कट गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये बात हमें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आ गया d अपॉन डी टी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फिर इसी की बात, और यहां 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर कांस्टेंट है, ये डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहां देखिए डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। और ये जो चीज है डी क्यू अपॉन डी टी, ये एक तरह का करंट का बिहेवियर ही तो है, करंट ही तो है। इसी को उन्होंने कहा कि भैया ये आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसको हम लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट। अगर बीच में वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, कोई मटेरियल होगा तो उसका एप्सिलॉन परमिटिविटी आ जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वो ले आए, कौन? मैक्सवेल। और उन्होंने कहा इसको भिड़ाओ, अब इसको डालो एम्पियर लॉ में। तो एम्पियर्स लॉ अब मॉडिफाई हो गया, या मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ हो गया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हो गया, जो भी बोले आप।
अब वो कंसिस्टेंट भी हो गया, कैसे हो गया अभी आपको दिखाते हैं। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो कभी कभी ये पूछते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट कब पैदा होगी, तो जब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलाव होगा। इफ देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बदलेगा, तब आपकी आईडी आएगी, अदरवाइज आईडी नहीं होगी। इफ देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट। कुछ बातें जल्दी जल्दी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट है ये हर वायर में मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि वहां पर कंडक्शन करंट ज्यादा है या डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा है। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस दशा में यहां पर ये जो करंट जा रही है इसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और इस समय डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी है, 0। और यहां अंदर हमारी कंडक्शन करंट 0 है, तार तो कोई है नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इस कंडक्शन करंट के यहां पर बराबर है। आप बात को पकड़ पा रहे हैं क्या? ये क्या हमेशा बराबर होती है? नहीं, ऐसा नहीं पकड़ लेना कि हमेशा कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है, गलत बात है। दोनों हो सकती हैं, एक साथ दोनों हो सकती हैं। टोटल करंट को IC प्लस ID मानोगे आप, ठीक है। अब कहां कौन सी ज्यादा है या कौन सी है दूसरी नहीं है, ये कहानी डिपेंड करेगी उस सिचुएशन पर। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब उन्होंने जो इस बात को समझते हुए जो बदलाव कर दिया, वो बदलाव देखिए मैंने हेडिंग डाली तो उसमें बताऊं, ये खैर डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैं यहां लिख ही देता हूं। उन्होंने अब जो लॉ था, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, जो भी आप बोल रहे हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ यानी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफिकेशन कर दिया। उसको उन्होंने बोला अब आप लोग या हम लोग क्या करेंगे, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I जो लिख रहे हैं, इस I का मतलब होगा IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसी की वैल्यू बराबर होगी म्यू नॉट IC, और ID हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। तो ये आपका, आप कह दीजिए मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, या आप कह सकते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किट लॉ। ये आ गया, मॉडिफिकेशन हो गया। ये I केवल कंडक्शन करंट नहीं रही, दोनों का जोड़ हो गया। आप पकड़ पा रहे हैं ना मेरी बात? अब देखिए जो मुद्दा था, यहां तक हम लोग पहुंच गए कि भाई हां अब ये चेंज हो गया। अब जो मुद्दा ये था कि क्या बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कॉज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट देखने की बात आई कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जिंग के समय बदल रहा है, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा, जिसकी हम खोज कर रहे थे कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वास्तव में ये पाया गया। क्या पाया गया? अभी उसकी भी फोटो मैंने लगा रखी है, वहां भी हम लोग पहुंच जाते हैं झट से। तो ये मैं कुछ स्लाइड आपको दिखा देता हूं। ये जो मैंने बातें समझाई कि अब हम I को IC प्लस ID लेंगे, और ये कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब कंसिस्टेंसी मॉडिफाइड लॉ, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि उन्होंने जब कंसिस्टेंसी ले ली तो जब भी आप बाहर या अंदर जब भी निकालेंगे तो आपका एक ही मतलब वैल्यू कंसिस्टेंट हो जाएगी। ले देखिए, तो डिस्प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट consistency in Ampere's law established। तो ये डिस्प्लेसमेंट करने से कंसिस्टेंसी स्टैब्लिश हो गई। चलिए और आगे की बातचीत करते हैं। ये मैं वो दिखा रहा था कि आपको कि यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उन्होंने कहा भाई कोई पॉइंट अगर P है तो यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है। तो उन्होंने चेक किया एक्सपेरिमेंटली और पाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और ये उतना ही बन रहा है जितना इसके बाहर बन रहा है कैपेसिटर के। तो ये एक जबरदस्त खोज आ गई। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है,
क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसे काट दिया, वो दिखा रहे हैं। तो जो बात को लेके हम ढूंढाई चल रही थी कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर सकता है, तो उसका आंसर आ गया यस, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन गिव यू राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात साबित हो गई एक्सपेरिमेंटली भी, आपने इसको देख भी ली। अब ये एक्सपेरिमेंटली जब साबित हो गई ना, तो क्या किया अपने मैक्सवेल साहब ने, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ही हो गया, जो अलग अलग पढ़ते थे हम लोग, उसमें सिमेट्री हो गई, एक दूसरे के पूरक हो गए। और इसी बेसिस पे उन्होंने, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन लपेट ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साबित करने के लिए, कि भाई ये 4 इक्वेशन से आप अधिकतर चीजें, लगभग सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बता सकते हैं। और इसी बूते पर, इसी लॉजिक पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी फ्यूचरिस्टिक, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए। और वो प्रूव हुआ बाद में एक्सपेरिमेंटली, हर्ट्ज ने, फिर मार्कोनी ने। तो ये मैक्सवेल का जबरदस्त वैज्ञानिक दिमाग था। वरना जो चीज आप केवल थ्योरी के बेसिस पे आप कोई चीज कह दें कि ये होना चाहिए और वो कल को कुछ सालों बाद हो जाए, तो ये गजब है, भविष्यवाणी है। और ये भविष्यवाणी ऑन द बेसिस ऑफ साइंस है, हवाबाजी नहीं है। तो आप समझ पाए होंगे इससे सारा मुद्दा। और यहां पर अब ये मैक्सवेल की जो इक्वेशन आप समझ गए इतनी, अब ये मैक्सवेल की इक्वेशन जो उन्होंने चारों इक्वेशन लपेट ली, डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट खत्म हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या रोल अदा किया, और अदा बहुत इंपॉर्टेंट किया, कंसिस्टेंसी ले आए एम्पियर्स लॉ में, और इसी वजह से मैक्सवेल 4 इक्वेशन बना पाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेडिक्शन कर पाए। खैर, तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। और वो 4 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है आपकी, कि यहां पर देखिए करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। यहां पर मैं फोटो बना देता हूं, रह ना जाए। देखिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, ये करंट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसका क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर करंट जा रही है, तो करंट जाएगी तो हर जगह से जाके वापस लौटेगी। कॉन्टिन्यूटी, ऐसा नहीं यहां तक गई और गायब हो गई, ये नहीं होना चाहिए। करंट एक जगह से निकली है तो घूम के वहां आनी चाहिए, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये जो नया सिस्टम बना, I = IC + ID, ये इस प्रॉपर्टी को टुगेदर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ये फॉलो करता है। दिस I फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बात आप पकड़ पाए होंगे। अलग अलग फॉलो नहीं करते ये दोनों, लेकिन दोनों मिलके फॉलो करते हैं। क्योंकि जब आप कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो उस समय इसके अंदर हमारी IC 0 थी और ID थी, और यहां पर IC हमारी थी और ID 0 थी। तो यहां पर देखिए करंट अगर IC निकली तो यहां तक तो IC गई, और इसके अंदर ID रही जो कि IC ID इस केस में बराबर है, और उसके बाद फिर आपकी IC आ गई। तो ये देखिए पूरा कॉन्टिन्यूअस रहा इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ IC + ID। कहीं पर ID 0 रहा, कहीं IC 0 रहा, लेकिन दोनों मिलकर I को बनाए रखे। अलग अलग नहीं कॉन्टिन्यूअस हैं, क्योंकि IC नहीं जा रहा है पूरा, यहां नहीं है IC, ID नहीं जा रहा पूरा। तो दोनों साथ में मिलकर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब बताया कि करंट जब निकलती है तो वापस वहीं आती है घूम घाम के, वो उसको कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। खैर, अगली बात को लेके चलते हैं। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस, ये चारों इक्वेशन नाम लिखे, एक एक करके इनके दर्शन कर लेंगे जिससे अपने को अंदाजा हो जाए। तो पहला आप पढ़ चुके हैं सारी इक्वेशंस। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है, E.ds क्लोज सरफेस एरिया में Q/ε0। ये गॉस लॉ, इसका जो कंक्लूजन क्या है, द चार्ज ऑन एन इंसुलेटेड कंडक्टर रिसाइड्स ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। यानी कोई कंडक्टर आप लेते हैं, उसको चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे आता है, अंदर नहीं जाता, अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा। Q = 0 इनसाइड, सब के सब बाहर आएंगे। इस गॉस लॉ का जो कॉन्सिक्वेंसेस या कंक्लूजन्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/r² के बराबर है। खैर ये इनका कंक्लूजन है, तो आप ये पकड़ के रखिए कि गॉस लॉ आपको क्या बताता है। अगला लॉ आपका है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, B.ds = 0। तो ये बताता है कि जो मोनोपोल्स होते हैं वो केवल नॉर्थ या केवल साउथ एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ साउथ एक साथ होगा। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। डाइपोल इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म नॉर्थ साउथ एक साथ रहेगा, अलग अलग नहीं होएगा। तीसरी बात, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेरेडे लॉ आपने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, E.dl = जिसे E = -dφ/dt बोलते थे। मैग्नेटिज्म में अगर चेंज हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक। और चौथा लॉ जो खुद उन्होंने अभी पेश किया कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, E.dl और वगैरह वगैरह बात करें, μ0 IC + ID, और ये μ0 IC + ID करके, ये यहां पर आप चाहें तो इसको B.dl है, ये इस तरीके से लिख लीजिए। इसको किनारे कर देते हैं अभी हम लोग, B.dl। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पाते हैं, ये कहानी इस तरीके से बन जाती है। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। इस लॉ के बेसिस पर एक छोटा सा सवाल है जिससे और पकड़ आपकी मजबूत हो जाए। छोटे छोटे सवाल डिस्प्लेसमेंट करंट पे आ जाते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर प्लेट्स हैं और इनकी रेडियस कितनी है साहब, 5 सेंटीमीटर। इज बीइंग चार्ज, इनको हम लोग चार्ज कर रहे हैं। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट राइजेस स्टेडली एट द रेट ऑफ दिस वन। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है वो दे रखा है dE/dt 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है। वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी ये बतानी है। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ये जो ID होता है ε0 dφE/dt होता है। ε0 फाई का मतलब होता है E इंटू एरिया, एरिया कांस्टेंट है तो ε0 एरिया बाहर आ गया, dE/dt। अब हम वैल्यू रख देंगे, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 πr²। पाई सेंटीमीटर में था रेडियस, ये रहा स्क्वायर, और dE/dt है 10⁻12। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.07 एम्पियर इज द आंसर। तो इस तरह से अगर निकालने को आए डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं हट जाता हूं किनारे और इसको आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। इस तरह के छोटे मोटे सवाल आए तो प्यार से कर लीजिएगा। चलिए अगली बात पे आते हैं, जहां हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज की, क्या खास बातें हैं। तो यहां पर ये बात कही गई, फैराडे साहब बता गए थे कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है। फैराडे साहब, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल स्टडीज जो मैक्सवेल साहब ने अभी की, उन्होंने बताया कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने क्या देखा कि यहां पर ये इन्होंने बताया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैक्सवेल ने बोला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। एक दूसरे को एक दोनों ने खुद ही बना दिया। मैं तुमको बना रहा हूं, तुम मुझे बना रहे हो, तो तीसरे की जरूरत क्या है। इसी बेसिस पे मैक्सवेल ने कहा कि क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए जो सेल्फ सस्टेनेंस में रहें, उनको तीसरे की आवश्यकता ना हो। इस बात को देखते हुए उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी और ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनेंस वाली होंगी और एनर्जी और मोमेंटम कैरी करेंगी।
और ये बात बाद में सच साबित हुई। तो इसी बात को देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, जिसके बारे में मैक्सवेल ने घोषणा कर दी थी थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके लिए आगे हम चर्चा करेंगे वो कहां से पैदा होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज से। आपको छोटी सी जानकारी दे दें, अगर कोई चार्ज एट रेस्ट पर है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेशन 0 है, उस समय वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर जो चार्ज मोशन में है और इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस समय जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपका जो एक्सेलरेटेड मोशन है चार्ज का, यही सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। बनाने के लिए यही चाहिए पहले आपको। तो चलिए यहां पर जो बात लिखी है उसको समझ लेते हैं। लिखा है an EM wave is a wave radiated by an accelerated charge। तो एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए तभी हमारी EM वेव्स बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी। और अब EM वेव्स क्या हैं, विच प्रोपोगेट्स थ्रू स्पेस। जो EM वेव्स हैं वो स्पेस में चलती हैं, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जब ये चलती हैं तो उसमें खास बात क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं, इसके अंदर 2 वेक्टर्स हो गए ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, ऑक्सिलेट करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा उसकी 90 डिग्री पर मैग्नेटिक वेक्टर होगा, और जिस डायरेक्शन में ये चल रही होगी वो डायरेक्शन इन दोनों से 90 डिग्री पर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव चलने की दिशा, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ ऐसा नौटंकी किया जा सकता है कि मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो वेव कैसे चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऐसे ऐसे वेव चल रही है। ये तीनों एक दूसरे में चलने की दिशा आप देख पाए। फिर से एक बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे हिल रहा है, मैग्नेटिक आपकी तरफ, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और ये प्रोपोगेशन ऑफ दी वेव है। तो ये कहानी यहां रहती है, बात पकड़ने में आसानी हुई होगी। ठीक, यही बात इसके अंदर लिख दी गई है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे जो मैंने अलग से हाईलाइट किया है। यहां पर देखें तो ये देखिए Z डायरेक्शन में मूवमेंट अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर X डायरेक्शन में है, और ये X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और Y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ये हैं, ये तीनों वेक्टर प्रोपोगेशन है, ये चल रही है इधर वेव, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछा जाए क्या होती है तो आप ये 3 लाइनें 4 लाइनें लिखेंगे बेटा। बात मैंने समझा भी कस के दी है आपको। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। आपसे ये भी पूछते हैं कि ये बनती कैसे है, तो बनती ऐसे है कि जो देखिए ये भी समझा देते हैं। एक चार्ज मान लीजिए ऑक्सीलेटिंग चार्ज है, ऐसे जाता है ऐसे आता है, ये क्या है, ऑक्सीलेटरी चार्ज। ऑक्सीलेशन होने का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि कोई भी चीज अगर ऑक्सीलेशन में है तो एक्सेलरेटेड मोशन जा रही है, फिर यहां तक गई फिर लौटी, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ये एक्सेलरेटिंग जो चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है या ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है, ये जन्म देता है किसको, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म देता है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, फिर ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जन्म देता है ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस तरह से ये वेव प्रोड्यूस हो जाती है। आपको कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। दिस इज द ब्रीफ आइडिया, यही लिख देंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। बात समझ में आए। एक चार्ज है जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज है, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज है, उससे
एक्सेलेरेटेड का मतलब टाइम के साथ एक्सेलेरेशन बदल रहा है। तो एक्सेलेरेटेड मोशन अगर है तो उस समय आपका एक्सेलेरेटेड मोशन अगर है तो उस समय ऑक्सीलेटिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और वापस ये बन जाएगी। तो दिस इज द रीजन। लेकिन सोर्स क्या है? एक्सेलेरेटेड चार्ज होना चाहिए। अगर एक्सेलेरेटेड चार्ज नहीं होगा तो ईएम वेव्स फिर नहीं बन पाएंगी। खैर, आप ये बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। थोड़ी इक्वेशन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हॉट्स पेपर जब बनता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको वो कर सकते हैं। बहुत ही सरल बात, आपने इक्वेशन पढ़ रखी थी कहाँ? 11th क्लास में, वेव वाली। उम्मीद करता हूं थोड़ी जानकारी अब भी दिमाग में बची होगी। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में ये चल रही है, ये किस डायरेक्शन में चल रही है? z डायरेक्शन में। तो यहां पर kz माइनस ओमेगा टी, याद रखिए x डायरेक्शन में चलती थी तो kx माइनस ओमेगा टी लिखते थे। 11th क्लास की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है? देखिए, x डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इसके y। तो Ex बराबर E नॉट, ये क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन kz माइनस ओमेगा टी, बी नॉट साइन kz माइनस ओमेगा टी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर x डायरेक्शन में है, ये y और z डायरेक्शन में इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नहीं होता, केवल x डायरेक्शन में। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस सिचुएशन में केवल y डायरेक्शन में। यही बात यहां लिखी है। K क्या होता है? ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है या एंगुलर वेव नंबर होता है, जिसे आप 11th क्लास में जानते थे, K इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, जो K यहां इस्तेमाल किया गया है। इस इक्वेशन को पकड़े रहिए, और इतना काफी है। आगे देखते हैं कि क्या और जानने की जरूरत बनती है। अब यहां पर एक बात हमेशा पकड़िए, इस पे सवाल बनते हैं कि आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, E क्रॉस B की दिशा में होता है। E क्रॉस B ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। राइट हैंड रूल लगाते हैं ना, E से B की तरफ अंगूठा जिस तरफ, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन का मतलब इस डायरेक्शन में वेव चल रही है, तो आप हमको ये बताएं कि किस डायरेक्शन में, ये x है तो ये y, ये z। x y z कैसे बनाते हैं? x क्रॉस y करो तो z आना चाहिए। वेक्टर लॉ यहां भी लगता है, तब बोलते हैं कि वो फॉलो कर रहा है नियम। खैर, अब यहां पर अगर मैं ये देखूं कि x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है वेव का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए? तो हमें अंगूठा इधर लेना है। तो अगर आप y क्रॉस z करेंगे तब तो अंगूठा इधर मिलेगा, देखिए, है ना? तो ये कहां से कहां जाना है? E क्रॉस B। तो ये डायरेक्शन आपका आ गया इस समय E, और ये डायरेक्शन आ गया B, यानी E का मतलब EY हो गया, B का मतलब BZ हो गया। तो E Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर, Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक वेक्टर, तो फिर प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब भी दिशा, यहां पे z लिख दिया है, देखिए, अगर z है प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, तो फिर x क्रॉस y z होता है, तो x की डायरेक्शन में E, y की डायरेक्शन में B। तो जिस भी डायरेक्शन में ये दें आपको, हमेशा E क्रॉस B करिए और उसी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन निकालिए। बात समझ पा रहे होंगे? ये आपसे पूछते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव y डायरेक्शन में जा रही है, अगर y डायरेक्शन में, मान लीजिए यहीं पे मैं बना दूं, देखिए आपसे थोड़ा मजा लेने के लिए और सिखाने के लिए, अगर मैं x लिख दूं, y लिख दूं, z, और आपसे बोलूं कि इस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, किसका प्रोपोगेशन? वेव चल रही है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर को है? तो आपको अंगूठा इधर लेना है तो z क्रॉस x करना पड़ेगा ना, तब तो अंगूठा इधर आएगा, देखिए राइट हैंड वाला। तो इसका मतलब है कि इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर z डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये इसकी प्रोपोगेशन के हिसाब से बदल गया। तो हमेशा E क्रॉस B का जो डायरेक्शन आता है वो डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ द वेव का होता है। ये कई बार पूछे जाने वाला सवाल है, जो आप, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसको पकड़ के आप रखिएगा। उम्मीद है आप इसको सीख पाए होंगे। आगे चलते हैं एक कदम, कुछ इंटरेस्टिंग बातें और जो आपको जाननी चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो बातें आप जानिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो,
उसका वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें एक बात और भी कही जाती है जो आगे लिखी होगी, मैं यही समझा दूं, दिमाग में आ रही है कि ये भी पूछते हैं कि कैसे आप कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो इसलिए हम कह पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, इस वजह से ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ट्रांसवर्स वेव आपने सीखा था, एक वेव सीखी थी 11th में, 9th में भी सीखी थी, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हो? अगर मीडियम होता है तो मीडियम के पार्टिकल प्रोपोगेशन जो हो रहा है वेव उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं, मीडियम हो और चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोपोगेशन से 90 डिग्री पर ऑक्सीलेट करते हैं। इसलिए क्वालिटेटिवली हम ये बोलते हैं कि ये वेव्स कैसी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ये भी पूछा जाने वाला बहुत तगड़ा सवाल है। खैर आगे की बात करते हैं। सभी वेव्स जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कि एक्सरे भी शामिल है, लाइट वेव्स भी शामिल है, गामा रेज भी शामिल है, रेडियो वेव्स भी शामिल है, अल्ट्रा वायलेट भी शामिल है और भी बहुत शामिल है। इन सब की जो स्पीड होती है इन वैक्यूम वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, लेकिन मीडियम के अंदर सबकी स्पीड अलग अलग होती है। इस वजह से इनकी फैमिली भी एक है कि भाई वैक्यूम में तो सबके सब सी हैं, खास फिजिकल क्वांटिटी जो सब में सेम होती है। इसकी वैल्यू बराबर होती है E/B के, या आप लिख सकते हैं E0/B0 के। E0/B0 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड B0। इनका रेशियो C के बराबर आता है, या किसी भी क्षण E/B लेंगे तो C के बराबर आएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको पूछा भी जाता है, इस पे एक एक नंबर के सवाल भी बनते हैं, तो ये आप जरूर पकड़ के रखिए। एक दूसरा रिलेशन है, देखिए यहां पर C = 1/√μ0 × ε0। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी कब की है? वैक्यूम की। अभी आप कहानी देखेंगे जब किसी मीडियम में वेलोसिटी हो। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी आप समझ गए। अगर आप बात की जाए अगली कि भाई मीडियम में क्या स्पीड होती है, तो मीडियम में स्पीड आपकी हो जाती है, इसके शायद बाजू में फॉर्मूला लिखा है, मैंने ये लिखा है, देखिए यहाँ तो ये मैंने आपको समझा दिया था, C की वैल्यू होती वगैरह वगैरह निकल आएगा। अगर मैं स्पीड इन द मीडियम की बात करूं तो V = 1/√μ × ε0। ये क्या है? स्पीड इन द मीडियम। C जब लिखते हो तो वैक्यूम में होती है। मीडियम का मतलब मान लो ग्लिसरीन है, शीशा है, कुछ भी है, वाटर है, जिसके अंदर वेव्स चल पा रही हैं, तो वो क्या है? वो मीडियम है। उस मीडियम में कितनी स्पीड रहेगी? 1/μ × ε। इसको जब सॉल्व करते हो आप तो देखिए इसको लिख सकते हो आप μ0 × μr, और इसको लिख सकते हैं ε0 × ε0। आप जानते हो μ0 ε0 पीछे से C लिखा जा चुका है। ये फॉर्मूला देखो, 1/μ0 ε, इसको C इतने की जगह पुट कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी C/√μr × ε0। और ये जो ε0 होता है जिसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो इसको K भी लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं ये आपको पता होना चाहिए, जिससे एक आधा सवाल आ जाए, पेपर डिफिकल्ट भी बने तो सारा निपटा दें आप। खैर आप समझ गए होंगे ये वेलोसिटी कहाँ की है? इन द मीडियम। बड़ी अच्छी बात। अब एक और थोड़ी समझने वाली चीज इसमें आती है जो आपसे जब पेपर हॉट्स बनता है तो पूछी जाती है। वो ये पूछते हैं ना कि भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अपने साथ एनर्जी कैरी करती है और मोमेंटम कैरी करती है। तो जो एनर्जी कैरी करती है उसमें ये शो करिए कि इलेक्ट्रिक डेंसिटी और मैग्नेटिक डेंसिटी एनर्जी की दोनों बराबर होती हैं। मतलब टोटल एनर्जी का आधा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का और आधा पार्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी का। UE = UB प्रूफ कीजिए, दिखाइए।
तो ये कैसे दिखाते हैं, आपको झट से दिखाते हैं। ये एक हॉट क्वेश्चन बन जाता है। ये वही बच्चे कर पाते हैं जो पढ़े हैं या थोड़ा सा तैयारी जिनकी अच्छी है, लेकिन हम लोग बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। आप समझ पाए कि मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चल रही है वो अपने साथ एनर्जी लेके चल रही है। जितनी एनर्जी है उसका आधा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है और आधी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास है। ये शो करना है। तो आधी आधी जब दोनों पास है तो दोनों बराबर हैं। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को यूई और मैग्नेटिक वाले को यूबी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जितनी एनर्जी हो। तो इस बात को थोड़ा सा मैं आपके लिए प्रूफ कर देता हूं। देखिए, जो हम एनर्जी डेंसिटी लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो लिखते थे यूई बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। ये क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की होती थी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो तो साइनसॉइडल मूवमेंट करती हैं, स्टैटिक तो है नहीं। तो हम लोग इस ई और बी को ई आरएमएस और बी आरएमएस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये साइनसॉइडली मूवमेंट की वजह से हम एनर्जी डेंसिटी जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी ले लेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड 2 म्यू नॉट बी आरएमएस का स्क्वायर। और टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो गई ये भी दिखा दूं पहले आपको। ये है यूई प्लस यूबी। इनको जोड़ के आप लिख सकते हैं, जो मैं जोड़ के नहीं लिख रहा हूं। मैं यहां पे आपको कोशिश कर रहा हूं यूई और यूबी को सेम दिखाने की। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है। अब आ जाइए फटाफट यूई यूबी को दिखाने के लिए। तो यहां पर मैंने यूई लिया पहले। तो यूई का मतलब था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। हम जानते हैं ई आरएमएस की जो वैल्यू होती है वो ई नॉट अपॉन √2 होती है। इस वैल्यू को रख दो, ई नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब आप जानते हैं दो फॉर्मूला, वी नो दैट। कौन से दो फॉर्मूला? एक तो रहता है सी ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, अभी देखा था, और दूसरा सी की वैल्यू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इन दो फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूई को 1/4 लिखा एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट को मैंने लिखा सी बी नॉट, सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। देखिएगा ये उनके लिए जो पढ़ाई में पूरा नंबर छापना चाहते हैं, हॉट पेपर आएगा तो ऐसा ही आएगा। अब यहां पर 1/4 लिखा एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर को लिख दिया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, 1/4 म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। और ये क्या है? यूबी, क्योंकि यूबी कैसे हो गई, इसे आप लिख सकते हैं 1/2 म्यू नॉट बी नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर, एंड दिस इज 2 म्यू नॉट बी आरएमएस का स्क्वायर। इसका मतलब देखिए ये क्या है, दिस इज यूबी। तो ये यूई बराबर यूई आ गया। इससे आप क्या साबित कर पाए कि जो भी एनर्जी कैरी कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें आधी एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और आधी है मैग्नेटिक फील्ड वजह से। तो ये सवाल जब हॉट पेपर बनता है तो ये पूछते हैं शो दैट। तो आपको ये लाइनें जो इस वाइट पोर्शन में किया गया है ये करना होगा। अगर ऐसा एक हार्ड पेपर बना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो इसको भी क्योंकि जब पढ़ा ही रहे हैं
तो कम समय में क्या अच्छी से अच्छी बात डिलीवर कर सकें आपको, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। खैर आप समझ पाए होंगे, तो इसको आप जरूर पकड़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। खैर आप समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव की। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितना एनर्जी पड़ रहा है यूनिट एरिया पर, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और इसकी वैल्यू होती है I = ε0 E² RMS × C। इसको आप I से दिखाते हैं, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए जो आपके काफी काम आएगा। उम्मीद है इस बात को पकड़ पाए होंगे। आगे एक कदम और, यहां मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमेशा ये पूछा जाता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती है? आंसर है जी हां। उसकी वैल्यू क्या होती है? टोटल एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। P = U/C। U है टोटल एनर्जी। तो इसको पकड़ के देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती है। ये मोमेंटम की कहानी है, जब भी आए प्यार से लिख देंगे आप। दूसरी बात कभी कभी पूछते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाई ईएम वेव। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगी? तो PR रेडिएशन प्रेशर क्या है? I मतलब इंटेंसिटी अपॉन C। तो ये PR हो गया, I/C। सारे सवाल सही होने वाले हैं आपके। चलिए इसके बाद कुछ एक दो छोटे छोटे सवाल होंगे, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो यहां लिखा है इन विच डायरेक्शन डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सिलेट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये सवाल आ गया, ये देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। तो वाई जेड कैसे हम लोग बनाते हैं? वाई जेड एक्स वाई जेड का एक्सेस तब ऐसे बनती है कि एक्स क्रॉस वाई करो तो जेड आए। तो इसका मतलब है कि वाई हमारा इधर होगा और जेड हमारा इधर होगा। एक्स क्रॉस वाई जेड की डायरेक्शन। ठीक, अब हमें प्रोपोगेशन इधर लेना है, तो उसका E क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो कि यहां पर एक्स एक्सेस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वाई क्रॉस जेड। वाई क्रॉस जेड करेंगे, एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में है। बस इस चीज को पकड़े रहिए। ये सवाल बड़े पूछे जाते हैं, आसानी से आप कर पाए। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लिखा है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड। मैंने बताया था आपको कि आप क्या लिखेंगे, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज है। ये पूछा बहुत जाता है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। जो ऑक्सीलेटिंग चार्ज होता है बेटा, ये एक्सेलेरेटेड मोशन में होता है, क्योंकि एक्सेलेरेटेड चार्ज का मोशन होगा तभी मामला बनेगा। तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज है यानी एक्सेलेरेटेड मोशन में है, और ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे फिर ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव होता है। ये दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, और यही ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस ईएम वेव विच कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, ये इसकी कहानी है जो आप लिख देंगे और पूरा काम बन जाएगा। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो झटाझट इनको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और आपसे पूछी जाती कुछ ना कुछ इसी सवाल निकल आते हैं। द ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, और एक्सेलरेटेड चार्ज ही इसका सोर्स है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। जो फिर ये बात लिखी गई है कि E एंड B, E इज परपेंडिकुलर टू B, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं प्रोपोगेशन के। ये हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और किस तरह से व्यवस्थित होते हैं? E क्रॉस B का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव आएगा। ठीक है, अगली बात, ये जो ऑक्सीलेटिंग E एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं, ये सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में होने का मतलब क्या है कि एक साथ ही देखिए यहां पर मैं रेड कलर ले लूं,
जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टॉप पर है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी टॉप पर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। इसे ही बोलते हैं साथ साथ चलना, और फिजिक्स की भाषा में सेम फेज। सेम फेज का मतलब है एक साथ बढ़ते हैं, सेम नहीं बढ़ते हैं कि जितना ई बढ़ा उतना ही बी बढ़ा, ये नहीं, एक साथ बढ़ते हैं टॉप पर, एक साथ घटते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ घटते हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं सेम फेज में होना, दे आर इन हार्मोनी। तो ई एंड बी सेम फेज में होते हैं, एक साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ घटेंगे बेटा। अब अगली बात, सी की वैल्यू मैंने बताई थी 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और मटेरियल मीडियम में वेलोसिटी निकालनी हो तो 1/μe जो कि C/μr एप्सिलॉन r के बराबर आ सकता है। ये भी बात आप पकड़ पाए। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, C=E0/B0। ये बहुत पूछा जाता है और आप इसको समझ भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की बात वो मैंने बताई थी, वो आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, UE + UB किस तरह से, वो पूरा डेरिवेशन आपको दिया था। आगे की बातचीत करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम, उसकी वैल्यू क्या होती है, P=U है एनर्जी, टोटल एनर्जी, और C तो मोमेंटम कैरी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये डिविएट नहीं होती है। लाइट आ रही है सूरज से, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में वो मुड़ नहीं जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में ये डेविएट नहीं होती अपनी जगह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करती हैं, और इसमें जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब प्रॉपर्टी देखी जाती है। और जो देखने का इफेक्ट है, विजुअल इफेक्ट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से कहीं ज़्यादा होता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स। ये भी पूछा जाता है आपसे। तो जो आपको देखने का सेंसेशन है, किसी चीज़ को आंखें देख पा रही हैं, उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, E0, क्योंकि E0 जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है B0 से। तो ये मामला आप समझ पाए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। अब इसका तीसरा सेगमेंट आता है, लास्ट सेगमेंट, जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें याद करने वाली हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझने वाली थोड़ी कम है, याद करने वाली ज़्यादा हैं। चलिए देख लेते हैं, इसमें से भी काफ़ी चीज़ पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जब आप लगा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये देखिए फोटो यहाँ बनी है, जो आप काफ़ी जानकारी इसके बारे में रखते हैं। यहाँ पर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी है और इस तरफ से बढ़ रही है। देखिए फ्रीक्वेंसी कम से ज़्यादा है, दिस इज F लिख देते हैं, कई जगह न्यू लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ये वेवलेंथ है। अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है तो वेवलेंथ भाई साहब ऐसे बढ़ रही, उल्टी बढ़ती है उसकी वेवलेंथ। ये देखिए, तो ये फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है, वेवलेंथ ऐसे बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेस की। ये देखिए, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिली, ये स्पेक्ट्रम की इसकी वैल्यू है। फिर एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल की, फिर विजिबल के बाद उससे छोटी इंफ्रारेड, फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव्स, टेलीविजन, FM रेडियो, AM रेडियो, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये कैसा क्रम है, घटता हुआ फ्रीक्वेंसी और उधर से बढ़ता हुआ लैम्डा। इसमें जो विजिबल रेंज होती है बहुत छोटा सा पार्ट होता है, जो लाइट जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। यहाँ पर देखिए विजिबल लाइट निकाला गया है, तो आपको मोटे तौर पे 7000 एंगस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर में लिखा है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 7000 आ जाएगा। रेड कलर आपको 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलता है और 4000 के पास आपको वायलेट कलर मिलता है। केवल इतनी लैम्डा की रेंज है जहां आपको विजिबल लाइट मिलने वाली है। तो उम्मीद है ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। फिर इनकी रेंजेस को भी कुछ लोग याद करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं यहाँ रीड आउट कुछ नहीं कर रहा हूँ आपके लिए कि आप चाहें इस प्रेजेंटेशन से पढ़ना। गामा रेज, एक्सरे, क्या क्या इनकी वेवलेंथ रेंज है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कभी कभी ये दे देते हैं ना
कि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी है, पहचानो और उसका एक एप्लीकेशन लिखो। तो जब तक आपको याद नहीं होगा कि फलां फ्रीक्वेंसी रेंज का मालिक वो है, तब तक आप कैसे पहचानेंगे? इसलिए आपको याद करना पड़ सकता है और कर लेना चाहिए भी। खैर, आगे की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पर विबग्योर जो विजिबल लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज लैम्डा लिखी हुई है, उसको भी आप पकड़ लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर कुछ बातें अलग अलग मैंने लिख दी हैं जहाँ एप्लीकेशन वगैरह आप समझ सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स। तो हम लोग कम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कह लीजिए उसका उल्टा, ज़्यादा वेवलेंथ से कम वेवलेंथ की तरफ बढ़ने की दिशा में जाएंगे। तो सबसे पहले जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो ये रही आपकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यूज ऑफ रेडियो वेव्स क्या है इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये कम्युनिकेशन में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इनकी वेवलेंथ रेंज लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। फ्रीक्वेंसी भी, सोर्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये कैसे बनाई जाती है, तो थोड़ा सा याद करने का प्रोसेस है इसमें। एक्सेलेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स, ये रेडियो वेव्स की कहानी हो गई। अगली आती है आपकी माइक्रोवेव्स, ये बड़ी बहुत पूछी जाती हैं। तो ये माइक्रोवेव्स क्या है? दे आर द EM वेव्स हैविंग वेवलेंथ नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स से थोड़ी सी छोटी होती है इनकी वेवलेंथ। और इसके यूज क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड माइक्रोवेव्स ओवेंस, ये जो प्लेन उड़ते हैं उनके नेविगेशन को रास्ता बनाने काम करती हैं, और राडार वडार के लिए भी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ये क्लाउड जो होते हैं ना, बादल, उनको भेद लेती हैं आराम से, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोवेव्स का। ये वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी आप याद रखें, कैसे बनती हैं ये भी एक जगह है। ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स, ये थोड़ी थोड़ी लाइनें जो मैंने एक जगह कर दी हैं, जो थोड़ा याद कर लीजिए जिससे आपको मदद मिलेगी। अब आती इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स को भी हॉट वेव्स भी बोलते हैं, यहाँ लिखा होगा। दीज रेडिएशन लाइक क्लोज टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड का मतलब है रेड से फ्रीक्वेंसी कम, है ना, रेड से कम। अल्ट्रावायलेट मतलब वायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और इनको हीट वेव्स भी कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज हीट वेव्स। ये बहुत पूछा जाता है कि हीट वेव्स किसे कहते हैं। एंड थर्मल रेडिएशन, आपके सिटी में कई जगह ऐसा हो सकता है कि मस्कुलर पेन में हीट सेकाई वाले स्टेशंस खुले रहते हैं, वहाँ पर इंफ्रारेड से सेकाई होती है। मान लीजिए एज बढ़ रही है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, या चोट लग गई है किसी को, 20 साल का लड़का है, एक्सीडेंट हो गया या कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ पर आपको सेकाई करानी पड़ती है। तो ये सेकाई इंफ्रारेड वेव से की जाती है, जिससे कि काफ़ी आराम मिलता है। तो ये हीट वेव्स के रूप में है। रिमोट टीवी कंट्रोल में भी इंफ्रारेड रेज होती हैं। आप अपना टीवी का रिमोट या रेडियो का रिमोट लेंगे किसी भी चीज़ का, तो आप उसको जब ऑन करते हैं तो उससे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन कर लीजिए और रिमोट के ऊपर रख दीजिए, फिर रिमोट को दबाइए, तो वेव्स आपको दिखेंगी उस कैमरे में, मोबाइल कैमरे में। तो आप देख सकते हैं, मैंने देखा, मज़ा आता है काफ़ी, कि उसकी कैमरा ख़राब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। तो वो आप रिमोट कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो वेव्स वो पकड़ लेता है आपका मोबाइल कैमरा। हमारी आंखें इतनी कैपेबल नहीं होती कि उसको पकड़ पाए। तो इन रिमोट कंट्रोल टीवी VCR इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, मस्कुलर की मतलब मसल्स की सिकाई के काम में आता है। रीडिंग सीक्रेट राइटिंग एशियंट वॉल्स इन नोइंग द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज याद करेंगे। सोर्स क्या है? हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। इतना ही पूछा जाए तो इंफ्रारेड में आप लिख देंगे कैसे बनती हैं। अगली बात होती है विजिबल लाइट की बेटा। तो विजिबल लाइट आप जानते ही हैं, लाइट देखने का काम इसी से हमारा होता है। तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, पूछा ही नहीं गया अब तक।
तो इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वगैरह वगैरह। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स आप पकड़ लीजिएगा। ये अभी तक मुझे याद नहीं आता है कि कभी विजिबल लाइट के बारे में रेंज वेंज पूछी गई हो। अगली आती है यूवी रेज, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अल्ट्रावायलेट में क्या, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लाइट वाले स्पेक्ट्रम से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अल्ट्रा वायलेट होती है। तो फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज़ करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी की शुद्धि, आपके यहाँ आरओ वाटर लगा हो सकता है, उसमें एक यूवी बल्ब लगा होता है, वो ऑन करने से जम्स मार देता है वो आपके बैक्टीरिया वगैरह जो पानी में होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नदियों में अगर बहता हुआ पानी है तो सूरज की रोशनी में यूवी रेज होती हैं और वो नदी के पानी को स्वच्छ कर देती हैं। लेकिन नदी का पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, चलता हुआ, जिससे कि उसको फिल्टराइजेशन भी हो, वरना बैक्टीरिया तो मरे और पता नहीं कुछ और कचड़ा उसमें तो वो पी गए आप। ये नहीं, बहता हुआ पानी हो तो लाइट पड़ती जाती है, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है उसमें, और साथ में स्वच्छ पानी होता है। अब आप पहाड़ का जो पानी होता है जो झरने से बह रहा हो, वो पानी काफ़ी शुद्ध हो सकता है। कई लोग तो पैकेज करके बहुत महंगा बेचते हैं, कुछ कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, 100 रुपये की बोतल बेच देते हैं, वही पानी की हिमालय से लाए हैं हम, 100 रुपये की एक बोतल। तो अब है अपना सिस्टम। इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी हो गई। सोर्स क्या है, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मरकरी, द सन। यूवी रेज, यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। हमें अगर डायरेक्टली ज़्यादा पड़े तो स्किन कैंसर और आँख में दिक्कत हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। ओजोन लेयर जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि यूवी रेस को काफ़ी अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है, वरना सारी यूवी रेस पढ़ें तो ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे भयानक। तो यूवी रेस अगर फ़ायदेमंद है तो कई चीज़ें घाटे की भी हैं, हर चीज़ में खैर ऐसा ही होता है। अगली बात करते हैं एक्सरेज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो दीज EM वेव्स हैव वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर द अल्ट्रावायलेट, वेवलेंथ जस्ट शॉर्टर और फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव द अल्ट्रावायलेट। इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। आपने सुना होगा किसी को अगर चोट लग जाए तो हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं एक्सरे करा के लाओ। उसके अलावा भी क्योंकि वो हड्डियों को, वो फ्लैश आपके मांस को तो भेद देती है, हड्डी को एक्सरे नहीं पेनिट्रेट कर पाती, इसलिए डॉक्टर साहब पता कर लेते हैं कि हड्डी कहीं टूटी तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं है। वैसे भी लंग्स का भी एक्सरे होता है, पेट का भी एक्सरे होता है, स्टोन देखने के लिए भी एक्सरे होता है, जिससे डॉक्टर साहब समझ जाते हैं कि स्टोन है कि नहीं है। तो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काफ़ी इसका इस्तेमाल है। और इन रेडियोथेरेपी जो अनट्रेसेबल स्किन डिजीज़ है या मेलिगेंट ग्रोथ होती है, जिसको कैंसर होता है, वहाँ पे भी कुछ हद तक एक्सरे यूज़ की जाती हैं उन टिश्यूज़ को किल करने के लिए, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल गामा रेस का होता है वहाँ। तो एक्सरे आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक में भी यूज़ होगा और साथ में जो कैंसरियस सेल्स हैं उनको मारने के लिए भी काम किया जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ तो पढ़ ही लेंगे। सडन डीएक्सेलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय ए मेटल टारगेट, ये एक लाइन याद रखिएगा जिसे बिल्कुल 100 में 100 वाला काम कर सकें। आखिरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है गामा रेज, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी तगड़ी होती है। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं और ये कैंसरस सेल को जिसे बोलते हैं आप रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है जो कैंसरस सेल हैं, खुदा ना करे किसी को हो, लेकिन अगर ये बीमारी किसी को है तो गामा रेस से उन सेल्स को किल करते हैं डॉक्टर। लेकिन जब आप किलिंग करते हैं तो अच्छी सेल के साथ बुरी सेल के साथ, जो कि कैंसरस सेल हैं, आपकी अच्छी सेल्स भी मर जाती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं काफ़ी। तो खैर, लेकिन डॉक्टर रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, किस पेशेंट के लिए क्या करना है वही डिसाइड करते हैं। तो ये गामा रेज हो गई, ये मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है इन रेडियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर्स, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये इनके इस्तेमाल हैं, एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स हो गई रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, यहाँ से ये बनाई जाती है गामा रेज। कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो पहला देखते क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा किस ऑर्डर में बोला है, डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। किसके घटते हुए क्रम में? उसकी वेवलेंथ के।
सबसे बड़ी वेवलेंथ पहले आएगी इन चारों में। पहले आएगा माइक्रोवेव, फिर आपका आएगा इंफ्रारेड, फिर आएगा अल्ट्रावायलेट, और लास्ट वाला रहेगा सबसे छोटा, मतलब गामा रेस। तो यहां ये जरूर पढ़ लीजिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में कई बच्चे गलती करते हैं। डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी वाली वैल्यू पहले। तो ये माइक्रोवेव से लेकर ये सिचुएशन आपकी बन गई। राइट वन यूज ईच ऑफ एनी टू ऑफ देम। तो आप लिख सकते हैं, भी सब बातचीत हुई है कि गामा रेस कैंसर्स के लिए होती हैं, अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वगैरह वगैरह। आप इसके एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगली बात देखते हैं बेटा कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सुटेबल जो हो राडार सिस्टम के लिए कौन सी सुटेबल है, तो ये है माइक्रोवेव। एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये है रेडियो वेव्स। प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये गामा रेज। पॉज करके बताने की कोशिश कीजिए। प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये है एक्स रेज। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला कदम बढ़ाते हैं। लिखा है ए वेल्डर wears special glasses to protect his eyes mostly from the harmful effect। जो वेल्डिंग करते हैं लोहे वगैरह की, वो स्पेक्स लगाते हैं, जो किससे बचने के लिए आप जानते ही हैं, और वो है क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए वो लगाते हैं। इस तरीके से सब पूछा जाएगा जो आप कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप करिए, बहुत ही आसान है। वीडियो पॉज करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। इसमें से डायग्नोस्टिक टूल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते ही हैं, एक्सरे। अभी बातचीत की गई है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है। तो उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आप सीख सकें, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे अरविंद एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ लेने के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ऑल वीडियो लेक्चर्स का मैंने एक लिंक दिया है, जहां पर सारे वीडियो की लाइब्रेरी आपको एक जगह मिल जाएगी, वहां भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।